Hello everyone, this is Astha, Assistant Professor from Indraprasth Law College, Greater Noida, and in this video we will discuss our topic sources of law for jurisprudence 2 BLLB 6th semester. So basically sources of law means कि ऐसे कौन से चीज़ें हैं, ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिनसे लॉ डिराइव हुआ है, मतलब किन किन से आप कह सकते हो कि हाँ इन ऑप्शन से हमारा कोई भी लॉ एग्जिस्टेंस में आया है. सो there are five these sources of law. First is legislation, custom, judicial precedents, justice, equity and good conscience, and last is conventional law. So we will discuss all of them one by one. First is legislation. So the term legislation has been derived from the Latin term legis, meaning law, and latter meaning to make. So basically the making of law is called legislation, as there are three organs, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो जो सबसे पहले लॉज बनते हैं उनको कौन सा ऑर्गन बनाता है? लेजिस्लेशन उन ऑर्गन्स को, उन लॉज को बनाता है. एग्जीक्यूटिव उन्हें इम्प्लीमेंट करता है, एंड इफ समबडी इज़ नॉट फॉलोइंग दोज लॉज तो उनको पनिशमेंट देने का काम वो जुडिशरी का होता है. दस लेजिस्लेशन रेफर्स टू द मेकिंग ऑफ अ लॉ. सो बेसिकली ऐसा कोई भी ऑर्गन दैट मेक्स लॉ इज कॉल्ड अ लेजिस्लेशन. सैलमन डिफाइंस लेजिस्लेशन एज legislation is that source of law which consists in the declaration of legal rules by a competent authority. So सैलमन का कहना ये था कि अगर कोई भी डिक्लेरेशन, कोई भी डिसीजन किसी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू डिक्लेयर हो रहा है, मतलब अगर ऐसे ही कोई भी पर्सन कुछ बोल रहे हो दैट विल नॉट बी कंसिडर एज अ लॉ. बट अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसके पास वो काम करने का राइट है, इफ़ दे आर डिक्लेयरिंग समथिंग देन दैट डिक्लेरेशन विल बी कॉल्ड एज अ लॉ एज पर सैलमन. And according to Gray, legislation refers to the formal utterances of the legislative organs of the society. कि सोसाइटी में रहने के लिए जितने भी फॉर्मल अटरेंसेज होंगे, फॉर्मल रूल्स होंगे, दे विल बी कॉल्ड एज अ लॉ. दे विल बी कॉल्ड एज अ लेजिस्लेशन, नॉट लॉ. सो एज पर ग्रे जितने भी फॉर्मल अटरेंसेज हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स के, कि मतलब सोसाइटी के लिए लेजिस्लेटिव जितने भी लॉज बना रहा है उनको बोला जाता है लेजिस्लेशन. Next is kinds of legislation. So there are two kinds of legislation: supreme legislation and subordinate legislation. Supreme legislation refers to the laws made through the exercise of the sovereign power of the state. If it means if state is making laws, so that will be called as supreme legislation because state is sovereign. इसका मतलब ये है कि state is at the top, कि state सबसे ऊपर है, इसलिए अगर कोई भी law state बनाता है तो उसको supreme legislation कहा जाता है. And it has the power to repeal or amend such laws rest only with the legislative body which has enacted the laws. It means कि अगर स्टेट ने कोई लॉज बनाए हैं तो उनको अमेंड करने की पावर, उनको चेंज करने की पावर, उनको रिपेल करने की पावर, वो सब किसके पास होती है? वो सब लेजिस्लेशन के पास होती है. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन रेफर्स टू द लॉज मेड बाय एन अथॉरिटी अदर देन द सॉवरेन पावर ऑफ द स्टेट. मतलब सॉवरेन पावर ऑफ द स्टेट को छोड़ के जो भी लॉज बनाया, मतलब अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम लेजिस्लेशन, कि ऐसे जो भी लॉज जो सॉवरेन पावर ऑफ द स्टेट ने बनाए वो तो सुप्रीम हो जाएंगे, उनके अलावा जितने भी लॉज हैं दे विल बी कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. वन ऑफ द काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन विच इज़ क्वाइट पॉपुलर इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज़ कि अगर किसी एक अथॉरिटी के पास कोई पावर्स हैं और वो अपनी पावर्स को जब सब डिवाइड कर देता है इन डिफरेंट ऑर्गन्स, दैट इज़ कॉल्ड एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. सो बेसिकली डिवीजन ऑफ पावर इज कॉल्ड डेलीगेटेड. नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लॉ. सो प्रेसिडेंट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ लॉ एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ समथिंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ द सेम थिंग. बेसिकली जब लॉ की प्रैक्टिस होती है, कितने टाइम से कहीं पे कोई लॉ प्रैक्टिस हो रहा था, उसको बोला जाता है प्रेसिडेंट. सो जुडिशियल प्रेसिडेंट एज अ जुडिशियल डिसीजन विथ सम अमाउंट ऑफ अथॉरिटी अटैच टू इट. अब क्या होता है जुडिशियल प्रेसिडेंट को, यू कैन से कि ऐसा कोई भी जुडिशियल डिसीजन जिसको यू कैन से इम्प्लीमेंट करा जा रहा है, बट वो इम्प्लीमेंट क्यों हो रहा है? बिकॉज उसके साथ कोई अथॉरिटी अटैच है. अगर ऑब्वियसली अगर जुडिशियल डिसीजन है तो वो किसी अथॉरिटी से आया है. सो बेसिकली ऐसा कोई भी डिसीजन जो जुडिशियल अथॉरिटी से आया है उसका अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड जुडिशियल प्रेसिडेंट. दिस अथॉरिटी इज़ बिकॉज ऑफ टू रीजन्स. फर्स्टली द जज ऑक्यूपाई अ हाई स्टेटस पॉलिटिकली एज वेल एज सोशली. नाउ
आप जुडिशियल प्रेसिडेंट को क्यों कह सकते हो कि जो जुडिशियल डिसीजंस हैं उनको हम क्यों कह सकते हैं सोर्स ऑफ लॉ? बिकॉज पहला कि ये जजेस पास करते हैं और उनके पास एक पॉलिटिकली और सोशली दोनों तरीके से बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ और हाई स्टेटस होता है. सो बेसिकली यू कैन से कि ऐसा कोई भी डिसीजन जो लॉ के थ्रू जो जजेस ने पास करा है उनको हम सोर्स ऑफ लॉ बोल सकते हैं. अब क्या होता है, बहुत सारी बारी में ऐसा होता है कि जजेस यूज टू से कि आप इसके ऊपर मुझे कोई जजमेंट ला के दो एंड इफ़ यू प्रूव दिस देन आई विल पास ऑर्डर इन फेवर ऑफ यू. तो इट मीन्स वहाँ पे अगर सेम फैक्ट अभी प्रेजेंट केस के सेम फैक्ट्स के बेसिस पे पुराना कोई केस एग्जिस्टेंस में था तो उस केस को पुराने केस को जुडिशियल प्रेसिडेंट यू कैन से कि हाँ वो जो केस था वो इस फॉलोइंग केस के फैक्ट से प्रेजेंट केस के फैक्ट से रिजेंबल करता था और इसलिए वो जो पुराना केस है वो इस केस में अप्लाई हो सकता है. Secondly, the nature and the importance of the issues that they decide upon attach some amount of authority to their decisions. So you can say कि judicial precedent को क्यों कहा जाता है source of law? Because पहला कि ये जजेस पास करते हैं और इनके पास एक बहुत हाई स्टेटस होता है पॉलिटिकली एंड सोशली. एंड सेकेंड इज़ कि इनके पास एक अथॉरिटी होती है कोई भी डिसीजन पास करने की. विदाउट अथॉरिटी जजेस भी डिसीजन पास नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज़ कस्टम. So the simplest definition of custom is that it is the uniformity of conduct of all person under like circumstances. You can basically say कि एक लाइक माइंडेड पर्सन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. इफ़ देयर आर 80 पर्सन्स तो उनमें से 65% किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में कैसे डील कर रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कस्टम. अब क्या होता है, हर सोसाइटी का अलग अलग कस्टम होता है. तो वो क्यों होता है अलग अलग कस्टम? बिकॉज हर सोसाइटी में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, हर कम्युनिटी में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं. तो जैसी प्रैक्टिसेस वो लोग फॉलो करते आ रहे हैं लॉन्ग टर्म बैक से, उसको यू कैन से दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज अ कस्टम. Austin, in his disregard for custom as a source of law, defines them as a rule of conduct which are simply observed by the governed in a non-legal sense. तो बेसिकली यू कैन से ऐसी कोई भी प्रैक्टिस जो बहुत लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम से प्रैक्टिस होते आ रही है बट इट हैज़ नो लीगल फोर्स अपॉन इट, कि जो हमारे कस्टम्स होते हैं उनके ऊपर कोई लीगल फोर्स नहीं होता है, किसी लीगल अथॉरिटी के थ्रू हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता है कि हमें ये फॉलो कर रहे हैं. इट इज़ लाइक हमारी ओन विश होती है, सोसाइटी के लोगों का खुद का सोचना होता है कि हाँ ये हमारे लिए सही है एंड वी विल फॉलो दिस. तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ कस्टम ड्यू टू नॉन लीगल फोर्स. तो इसलिए कस्टम को भी एक सोर्स ऑफ लॉ कहा जाता है. काइंड्स ऑफ कस्टम. सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कस्टम, लीगल कस्टम एंड कन्वेंशनल कस्टम. लीगल कस्टम आर दोज कस्टम विच हैव द फुल फोर्स ऑफ लॉ. मतलब ऐसा कोई भी कस्टम जिसके ऊपर कस्टम तो वो है ही है लेकिन उसके ऊपर लॉ भी है, कि मतलब लॉ के थ्रू उस कस्टम को लीगल अगर कर दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज अ लीगल कस्टम. नाउ लीगल कस्टम के भी 2 टाइप्स होते हैं, जनरल कस्टम एंड लैंड लोकल कस्टम. सो जनरल कस्टम आर एप्लीकेबल थ्रू आउट द नेशन, कि जो जनरल कस्टम होता है वो पूरी कंट्री पे अप्लाई होता है. एंड जो लोकल कस्टम होता है वो पर्टिकुलर लोकेलिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि जो भी कस्टम लोकेलिटी A-B-C में अप्लाई हो रहा है वो D में अप्लाई ना हो रहा हो. तो जो D में अप्लाई हो रहा होगा, जो डिफरेंट कस्टम अप्लाई हो रहा होगा, वो सोसाइटी के लिए एक लैंड लोकल कस्टम होगा. बट एक ऐसा कस्टम जो पूरे थ्रू आउट द नेशन अप्लाई हो रहा है उसको हम बोलेंगे जनरल कस्टम. कन्वेंशनल कस्टम इज अ कन्वेंशनल कस्टम इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट ओनली इफ दे एग्री टू इट. कि मतलब ऐसा कोई भी कस्टम, कन्वेंशनल कस्टम आप उसको कह सकते हो अगर किसी पार्टी के बीच में किसी चीज़ को लेकर, किसी 2 पार्टीज़ के बीच में किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट है और अगर दोनों पार्टीज उस कस्टम को मानने के लिए अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाती हैं, तब आप उसको बोलते हो कन्वेंशनल कस्टम. नेक्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कस्टम. कि किसी भी कस्टम को, कि यू कैन से पुरानी रीतियों को आप कस्टम कहते हो बेसिकली. तो पुरानी रीतियों को आप कस्टम कब कह सकते हो? कि ऐसे नहीं कि सती प्रथा इज़ अ कस्टम, इट वॉज अ कस्टम बट नाउ इट्स नॉट अ कस्टम. क्यों? क्योंकि कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, कुछ एसेंशियल्स होने चाहिए वैलिड कस्टम को होने के लिए, तभी आप उनको वैलिड तरीके से कस्टम कह सकते हो. सो अ कस्टम मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैलिड कस्टम इन द आइज ऑफ लॉ. फर्स्ट इज इट मस्ट बी रीजनेबल, इट मस्ट हैव बीन कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व्ड, इट मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट, इट ऑब्जर्वेंस मस्ट बी कंपल्सरी, it must be general or universal, it must not be opposed to public policy or principles of morale. As we have discussed कि सती प्रैक्टिस किसी टाइम में कस्टम यू कैन से हुआ करता था बट
वो क्यों हटाया गया? क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट था, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स के अगेंस्ट था, सोसाइटी के अगेंस्ट था, इसलिए उसको कस्टम के यहाँ से हटा दिया गया। बट ऐसा कोई भी लॉ, यू कैन से ऐसी कोई भी प्रैक्टिस जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है, जिसमें पब्लिक पॉलिसी इन्वॉल्व है, उसमें किसी के मॉरल्स अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ है तो उसको आप कस्टम में इंक्लूड कर सकते हो। सो दिस वॉज द लास्ट वीडियो ऑफ आवर subject for jurisprudence 2 BLLB 6th semester. We had discussed all our topics of jurisprudence. That's it with these videos. I'm like, this will be our last video and I'm ending up it here only.